हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स का एक टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही यूजफुल है आरआरसी ग्रुप टी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एनटीए, डीयू या अन्य कोई एग्जामिनेशन जिसमें भी फिजिक्स या फिर साइंस पूछा जाता है, उन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम स्टडी करेंगे अभी आने वाले आगे स्लाइड्स में। डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, स्पीड चाल, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण के बारे में, और उसी प्रकार से आगे हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन के बारे में देखेंगे, उसमें यूज होने वाले फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारा न्यूमेरिकल करते समय क्या अप्रोच होनी चाहिए उसका भी डिस्कशन करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ के बारे में डिस्कशन होगा, न्यूमेरिकल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए नोट्स प्रिपेयर है ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें। और सबसे पहले हम देखते हैं दूरी क्या होती है। दूरी किसी समय में चले गए पथ की कुल लंबाई है, यानी कि कोई व्हीकल है या फिर कोई आदमी है, कोई ट्रेवल जो कर रहा है एक निश्चित समय में या किसी समय में जो कुल लंबाई ट्रेवल करता है उसे ही हम दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी एक अदिश राशि है, आपको पता होगा। इसका एसआई मात्रक मीटर है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसी प्रकार से हम विस्थापन के बारे में देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो उसकी जो न्यूनतम दूरी होगी, किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए यदि दो रास्ते हैं, उन दोनों रास्तों में जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी उसी को हम विस्थापन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज हम यहाँ एक डायग्राम देते हैं, इस पे आपको ट्रेवल करना है। तो एक मेथड है, आप यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे चले गए। ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप यहाँ इस पॉइंट से ट्रेवल करके इस पॉइंट पर आ जाते हैं, यानी कि आप जो है शॉर्टेस्ट रूट से गए। ठीक है, यानी न्यूनतम दूरी है ये। ठीक है, तो इसी को हम सिंपली विस्थापन कह देते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे हम देखेंगे तो विस्थापन जो है किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की बिल्कुल सीधी दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा डायरेक्शन यानी कि दिशा फिक्स हो जाती है, इस कारण से हम विस्थापन को सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिशा रिक्वायर्ड होती है। एसआई मात्रक इसका क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इन दोनों में एक रिलेशन देखा जाए, डिस्टेंस अपान डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी अपान विस्थापन जो है उसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी। एक से ज़्यादा होगी या फिर एक के बराबर हो सकती है। ठीक है, एक से कम नहीं होगी। तो ये कंडीशन आप याद रख सकते हैं, क्योंकि दूरी हमेशा जो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रेवल की गई है दूरी जो होती है वो अधिकतम होगी विस्थापन की अपेक्षा, और विस्थापन कम होगा। तो इनको जो हम आपस में डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू एक से अधिक आएगी, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि दूरी और विस्थापन बराबर हो तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 आएगी, एक से कम नहीं हो सकती। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास दे दिया है 3, 4, 5। ये आपका समकोण त्रिभुज है, इस पर सपोज कोई डिस्टेंस है ए से लेकर के सी तक आपको ट्रेवल करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में 3 + 4 दूरी हमारा क्या आ गया, 7 मीटर आ गया। ठीक है, और विस्थापन देखें तो ए से लेकर सी के बीच की सीधी दूरी को हम विस्थापन कहेंगे, जो कि 5 है। तो हमारा विस्थापन क्या हो गया, 5 मीटर हो गया। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल हमारे पास और है, अगर मान लो हमें सर्कुलर मोशन करना है, किसी वृत्ताकार पथ पे हम दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारी दूरी क्या होगी, उसके परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो दूरी क्या होगा, 2πr। ठीक है, अगर इसका रेडियस जो है 7 है तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × 7, तो इसको सॉल्व करेंगे 44 मीटर हमारा आ गया डिस्टेंस। यहीं विस्थापन की बात करें, ए पॉइंट से सपोज हम चलना शुरू करते हैं और आकर के फिर ए पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या हुआ, 0 हुआ। क्योंकि हमारा विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे हम ए से चलना शुरू किए
और लौट के ए पे आ गए, यानी कि हमारी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही है, उसके बीच की दूरी 0 है, यानी कि हमारा विस्थापन 0 है। तो ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लिए कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। इसी प्रकार से हम कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे दूरी हमारी 0 हो सकती है या फिर प्लस हो सकता है, लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हमारा क्या हो सकता है, विस्थापन हमारा 0 हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टडी करते हैं चाल, यानी कि स्पीड। स्पीड क्या होती है, एक निश्चित समय में चली गई दूरी को हम स्पीड कहते हैं, यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कह देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम समय को एकांक कर दें यानी 1 कर दें तो हमारी दूरी जो होगी वो चाल हो जाएगी। तो यहाँ से आप सिंपली डेफिनेशन याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर देखते हैं हमारे पास अदिश ये राशि कौन सी है, तो अदिश राशि है, चूँकि इसमें दिशा की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसका SI मात्रक की देखें तो मीटर पर सेकंड होगा, चूँकि दूरी का मीटर होगा और समय का सेकंड होगा, इसलिए मीटर पर सेकंड इसका SI मात्रक हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं वेलोसिटी। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि विस्थापन बटे समय होता है इसका फार्मूला। अगर इसमें हम समय को एकांक कर दें तो क्या होगा, हमारा विस्थापन जो है वो वेग के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन जो है वो वेग कहलाता है। अब चूंकि इसमें विस्थापन जो है सदिश राशि है, इसलिए हमारे वेग भी क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, SI मात्रक सेम होगा, मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देख लेते हैं, वेग 2 प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक वेग होता है u और एक अंतिम वेग होता है। यानी कि कोई वस्तु अगर ट्रेवल करती है तो वो इसकी एक प्रारंभिक वेग होगी और उसका स्पीड बढ़ गया या घट गया तो लास्ट वेलोसिटी भी एक होती है। ये 2 प्रकार का होता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास त्वरण का आता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कह देते हैं। जैसे एक एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब हमारी वेग में परिवर्तन होता है। यानी कि अगर एक समान वेग से कोई वस्तु गतिमान है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड से वेग से कोई वस्तु गतिमान है और 10 मीटर पर सेकंड से ही आगे मूव हो रही है, तो जब तक 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव होती रहेगी तब तक वहाँ त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वेग में परिवर्तन होगा उसी समय हमारा यहाँ त्वरण उत्पन्न होता है। तो हम वेग फार्मूला देख लें, त्वरण का क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। यानी कि अगर ए से इसको हम डिनोट करते हैं, तो अगर लास्ट वेलोसिटी v है, v माइनस u अपॉन टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ये फार्मूले से आप जो है त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रा देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, चूँकि वेग का मीटर होता है, मीटर पर सेकंड होता है और नीचे टाइम है उसका भी सेकंड होगा, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है एक सदिश राशि है। वेग एक समान होने पर त्वरण का मान 0 होता है, जो कि मैं आपको बता चुका। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कह देते हैं, मंदन। अगर मान लो मंदन की स्थिति कब आएगी, जब प्रारंभिक वेग अधिक हो और धीरे वस्तु मतलब स्लो होते जाए, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम होती जाए, तो उस स्थिति में मंदन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब आपको एक पॉइंट मैंने बताया था कि मतलब वेग एक समान होने पर त्वरण का मान 0 होता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए इधर यहाँ कोई वस्तु है, गतिमान है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, देखिए 2 सेकंड में पहुँच जाती है। पहले इसका प्रारंभिक वेग था 10 मीटर पर सेकंड और दोबारा फिर बी पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो त्वरण हम निकालें ए से बी तो क्या होगा, 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि सेकंड हमारे पास कितना है। अगर एक्सेलरेशन देखें यहाँ पे हमारा, तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वेग 10 है और प्रारंभिक वेग भी 10 है, 10 माइनस 10 डिवाइड बाई टाइम कितना ट्रेवल किया 2 सेकंड में, 2, तो ये 10 माइनस 10 0 हो गया। यानी कि यहाँ से हमें ये प्रूफ मिल रहा है कि अगर वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो उस स्थिति में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं पॉइंट जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आता है। उसमें देखते हैं जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर गतिमान हो। अगर सपोज कोई वस्तु हमारे पास है जो ऊर्ध्वाधर गतिमान है, तो उसमें हम क्या क्या कंडीशन होता है फार्मूले में, हमें न्यूमेरिकल में जो अप्रोच लगानी है उसको कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे अगर मान लो कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, जैसे पहला कंडीशन है नीचे गिर रही है, तो हमारा जो u होगा प्रारंभिक वेग हम तुरंत 0 करेंगे। न्यूमेरिकल में हमारी ये करते समय स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। और नीचे बिल्कुल नीचे पॉइंट पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, यानी कि अंतिम वेग इसका कुछ होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। ठीक है। और अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमारा जो प्रारंभिक वेग होगा कुछ होगा, यानी कि हमारा जो नीचे वाला पॉइंट होगा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा होगी। और जब ऊपर जाके टॉप पॉइंट पे जाएगा तो यानी कि v यानी कि अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक है। तो और एक पॉइंट क्या है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है, क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज करता है, कोई वस्तु जो है विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो वहाँ पे हम प्रारंभिक वेग यानी कि u=0 रखेंगे। और बीच में अगर ब्रेक लगाते हैं, कोई वस्तु गतिमान है ब्रेक लगाते हैं, तो उस समय v=0 होगा, यानी कि अंतिम वेग 0 होगा। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अगर हमारी गति जो है एक प्रकार से क्षैतिज गति होती है और एक ऊर्ध्वाधर गति होती है, तो इसमें जो मोशन हो रहा है हमारा, तो उसमें डिफरेंट फार्मूले यूज होते हैं। तो कैसे हमने न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे कौन कौन से फार्मूले याद रखना है उसको देख लेते हैं। जैसे गति का पहला समीकरण जो है v u + at। दूसरा क्या है s ut + ½ at²। ठीक है। और तीसरा है v² = u² + 2as। और लास्ट tवें सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला क्या है, tवें सेकंड में चली गई दूरी का st = u + ½ a 2t - 1। ठीक है। तो ये 4 फार्मूले आपको याद रखने हैं, जिसमें क्या है v जो है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, ये a है त्वरण है, t समय है, s चली गई दूरी है, st tवें सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि जैसे 5वें सेकंड में चली गई दूरी, 10वें सेकंड में चली गई दूरी। तो इस तरह से 4 फार्मूले को हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। वहीं अगर हम देख लें कोई वस्तु जो है ऊर्ध्वाधर गतिमान है अगर, तो उस कंडीशन में अगर वस्तु के 2 केस बनते हैं। एक जगह तो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरे या नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाए, तो 2 कंडीशन होता है। उस कंडीशन में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, तो उस कंडीशन में हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण काम करता है g। तो उस कंडीशन में जैसे वस्तु नीचे की तरफ अगर गिर रही है तो फार्मूला सेम है, यहाँ पे जो सिंपली त्वरण है a, इसके स्थान पे हम g यूज करेंगे। ठीक है। फार्मूला वही सेम रहेगा। और अगर मान लो ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं तो g जो जहाँ यूज कर रहे हैं वहाँ -g यूज करेंगे, अगर हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो। बस फार्मूले माइनर सा डिफरेंस है, इसको आप याद रख सकते हैं। और g की वैल्यू जो होती है गुरुत्वीय त्वरण 9.81 या 10, ये आप न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपको लेनी है वैल्यू। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की गति का जो समीकरण है, प्रथम समीकरण है, वो किस किस के बीच में संबंध बताता है, तो आपको हमेशा याद रखना है u और a को हटा देना है, तो जो शेष रिमेनिंग बचेंगे उन दोनों के बीच में संबंध बचता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम u और a को हटा देते हैं तो क्या बचा, v बचा और t बचा, यानी कि जो हमारा गति का प्रथम समीकरण है वो वेग और समय के संबंध को बताता है। ठीक है। वेग और समय के संबंध को। इसी प्रकार से दूसरे में जाते हैं, u को और a को हटा दिए तो हमारे पास क्या बचा, यस मतलब चली गई दूरी, या विस्थापन कह सकते हो या दूरी कह सकते हो, वो बचा और समय बचा, यानी कि विस्थापन और समय के संबंध को बताएगा गति का दूसरा समीकरण। ठीक है। तीसरे में अगर हम चले जाएं, तीसरे समीकरण में देख लेते हैं, यहाँ पे u और a को हटा देते हैं तो क्या हुआ, विस्थापन और वेग के बीच में संबंध है। ठीक है। तो आपको एक ट्रिक है जो याद रख सकते हो, u और a को हटा दो, जो शेष बचेंगे उनके बीच में वो समीकरण संबंध बताता है। ठीक है। इस प्रकार से गति का तीसरा समीकरण विस्थापन तथा वेग में संबंध बताता है।
इसी प्रकार से कुछ ग्राफ कभी कभी एग्जाम्स में दिए रहते हैं, जो ग्राफ से हमें जो है कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट रहता है जो हमें सेलेक्ट करना रहता है कौन सा सही है गलत है। तो ग्राफ का थोड़ा बहुत स्टडी हमें कर लेते हैं। जैसे विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन और समय के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं, तो देखते हैं हमें क्या बताएगा। जैसे विस्थापन, हम वाई एक्सिस में विस्थापन ले लिए, एक्स एक्सिस में समय ले लिए, ठीक है। तो अब हम एक एक पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको ग्राफ दे दिया ऐसे करके, पहला वाला पॉइंट ये ग्राफ दे दिया है, तो ये क्या बताएगा, चूँकि विस्थापन और समय क्या है, विस्थापन और समय है, तो ये जो रिलेशन बताएगा वेग के बारे में बताएगा, चूँकि विस्थापन अपान समय होता है वेग। तो ये जैसे ऊपर की तरफ ऐसे मूव हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा विस्थापन क्या है, बढ़ रहा है। विस्थापन बढ़ेगा तो विस्थापन बटे समय, यानी कि क्या होगा, विस्थापन बटे समय से विस्थापन बढ़ेगा तो हमारा वेग बढ़ेगा, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, वेग बढ़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट हमारा जो है ऐसे नीचे की तरफ मूव हो रहा है। इस कंडीशन में क्या है, देखो इस कंडीशन में हमारा क्या है, इस कंडीशन में विस्थापन घटता जा रहा है। विस्थापन घटने का कंडीशन क्या है, विस्थापन घटेगा तो वेग घटेगा, क्योंकि विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन अगर घटेगा तो वेग घटेगा, वो आप न्यूमेरिकली देख सकते हैं, मैथमेटिकल। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन आती है, अगर ये सीधे जा रहा है, ग्राफ में सीधे दे दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो विस्थापन का और समय का जो परिवर्तन है वो सेम होगा, यानी कि जितना रेशियो सेम होगा। जैसे विस्थापन जैसे बढ़ेगा उसी रेस्पेक्ट में हमारा समय भी बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में वेग क्या होगा, समान होगा, हर एक पॉइंट पे समान होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो है विस्थापन और वेग का रेशियो जो है कांस्टेंट होगा, यानी कि वेग समान होगा सब पॉइंट पे। इसी प्रकार से हम अगला देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट में जैसे यहाँ से सीधे ऐसे चलते, यानी कि इस कंडीशन में क्या, विस्थापन जो हमारा बिल्कुल फिक्स है, बढ़ रही, ना तो बढ़ रहा ना तो घट रहा है, तो उस कंडीशन में क्या मतलब क्या है, वस्तु जो है विरामावस्था में आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ ऐसा पॉइंट अगर दिया हो तो इस ये पॉइंट जो है असंभव है कि टाइम जो है कांस्टेंट रहे और विस्थापन बढ़े, तो ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ और ग्राफ। सेकंड ग्राफ जो है वेग और समय के बीच में, वेग और समय के बीच में जो ग्राफ होता है वो किस चीज़ को बताएगा, तो वो आपको पता है वेग बटे समय होता है त्वरण, तो वो त्वरण के बारे में बताएगा सिंपली। तो सेम ग्राफ यहाँ पे भी दिया है, पॉइंट 1 की कंडीशन में क्या है, त्वरण बढ़ेगा, क्योंकि हमारा वेग क्या है, बढ़ रहा है इस कंडीशन में, इसलिए त्वरण बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन अगर हम देख लें, इस तरह से मूव है, यानी कि इस कंडीशन में वेग हमारा घटेगा, जब वेग घटेगा तो हमारा त्वरण भी घट जाएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन सीधे जा रहा है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, वेग और समय का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, इसलिए त्वरण हमारा क्या होगा, समान होगा हर एक पॉइंट पे, यहाँ किसी भी पॉइंट पे आप देख लें सब जगह समान होगा। इसी प्रकार से अगर हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, यानी कि वेग जो है कांस्टेंट है, समय बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक समान, इस कंडीशन में एक समान वेग होगा, या फिर त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आप फोर्थ पॉइंट याद रखिए। और पांचवा पॉइंट जो है ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए पांचवा पॉइंट असंभव है कि समय कांस्टेंट हो जाए और वेग जो है बढ़े। सॉरी ये पांचवा पॉइंट जो है इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इस कंडीशन में क्या है, वेग और समय तो बिल्कुल एक पॉइंट पे स्थिर है, यानी कि समय बढ़ ही नहीं रहा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंडीशन असंभव है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं, दूरी और समय के बीच के ग्राफ देखते हैं। ये दूरी है और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया है। मान लो कोई ऐसा ट्रेवल कर रहा है, ये t सेकंड में s1 दूरी जाता है और t2 सेकंड में s2 दूरी ट्रेवल करता है, तो इस समय इसमें जो हम वेग निकालेंगे s1 अपान t1 होगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस s2 माइनस s1 अपान t2 माइनस t1 होगा। यहाँ से हम वेलोसिटी को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सब पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल का भी बनते हैं, तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वेग और समय में ग्राफ,
बेग और समय में ग्राफ क्या होता है, जैसे बेग इधर हम प्रेजेंट कर दिए, समय इधर एक्स एक्सिस पे है और बेग जो है वाई एक्सिस पे है। तो इस कंडीशन में हम दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी आपको ग्राफ वाला न्यूमेरिकल मिलता होगा एग्जाम्स में कि उस कंडीशन में हमें ग्राफ दे दिया रहता है और पूछ देता है कि मतलब दूरी बताइए, कितना दूरी बस ने ट्रेवल किया। तो उस कंडीशन में जैसे सपोज देख लेते हैं कि ABCD एक कोई वस्तु है जो T1 सेकंड में B पॉइंट पे था और T2 सेकंड में C पॉइंट पे है। तो B और C के बीच में और बेग जो है इसका A से B देखिए। तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ का एरिया जो होगा वो आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी बताएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, दूरी बराबर क्या होगा, ABCD का क्षेत्रफल। दूरी क्या होगा, ABCD का क्षेत्रफल होगा। तो ABCD एक प्रकार का आयत है, यानी कि इसमें AB इंटू BC हो जाएगा। AB इंटू BC की वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेके T1 है और यहाँ से यहाँ तक T2 है, तो T2 में से T1 घटाएंगे तो BC आ जाएगा। तो इस तरह से हमें दूरी निकाल सकते हैं ग्राफ से, यानी कि क्षेत्रफल ही रिप्रेजेंट करेगा उसका दूरी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। इसी प्रकार से बेग और समय में ग्राफ बनाएं। दूसरे कंडीशन में हम बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ट्रेवल हो रहा है, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, समय भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट 2 तरह से बन गया। यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज बन गया है और एक आयत। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हम अलग अलग निकाल करके ऐड कर देंगे, वही हमारी दूरी होगी। इस पे न्यूमेरिकल जब बहुत डीप में जाता है तो इस पर न्यूमेरिकल आता है, लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में, टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम में, जहाँ खास करके फिजिक्स को फोकस किया जाता है। उस कंडीशन में ऐसे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, AB इंटू BC हमारा ये आयत का हो गया, ठीक है, प्लस हाफ AN इंटू ND हमारा ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो दोनों आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो हमारा दूरी निकल आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। स्पीड एंड वेलोसिटी से जितने न्यूमेरिकल बनते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं न्यूमेरिकल जो आपको बताऊंगा हर एक टाइप का न्यूमेरिकल ग्राफ पे आधारित टाइप 1 टाइप 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर होगा, वो केवल न्यूमेरिकल होगा, जिसमें हम फार्मूले को डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के अप्रोच को डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल के एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।